हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल शिप्रानॉमिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेजरी बिल के बारे में सारी जानकारी दूंगी। ट्रेजरी बिल क्या है, ट्रेजरी बिल कितने तरीके का होता है और ट्रेजरी बिल को इशू करने से बैंक को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और बैंक ट्रेजरी बिल क्यों खरीदता है, आरबीआई क्यों इशू करता है और इसके अलावा एक ट्रेजरी बिल का यील्ड रेट क्या होना चाहिए, उस पर प्राप्ति की दर किस तरीके से डिसाइड की जाती है। So first let me introduce myself. I'm Dr. Shipra Srivastav. This is my number student 8439066995 and this is my channel. This is my app also Shipranomics. You can download this app and student इस app पर आपको different courses available हैं like most trending courses UP PGT. आजकल यूपी पीजीटी और झारखंड पीजीटी के कोर्सेज आप लोग बहुत ज्यादा ले रहे हो एंड इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत तरीके के मार्केट होते हैं। कॉल मनी मार्केट, ठीक है, कॉल मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट उसमें से एक मार्केट है। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है। तो हम बात करेंगे किस मार्केट के बारे में, ट्रेजरी बिल मार्केट के बारे में। ट्रेजरी बिल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेजरी बिल जो है ये एक मेन इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है बहुत ही कम समय के लिए, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है, ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल जो है प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कैश मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अपने शॉर्ट टर्म के लाइबिलिटीज को कम करने के लिए सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल को इशू करती है। ट्रेजरी बिल इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फाइनेंस बिल और अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई कैश कोई भी रुपया आप देखो, उस पर लिखा रहता है मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, है ना। तो ये एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है कि इस प्रोमिसरी नोट को जो भी खरीदेगा उसको उतना कैश उतने समय के बाद जरूर मिलेगा। तो ये सरकार के द्वारा एक प्रोमिसरी नोट है और ये जो ट्रेजरी बिल है ये सबसे सिक्योर्ड माना जाता है। सबसे सिक्योर्ड क्यों माना जाता है, इसकी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या है। सबसे पहली क्वालिटी है हाई लिक्विडिटी, दूसरी क्वालिटी है एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ये कभी डूबेगा नहीं। इस मार्केट को हम कहते हैं गिल्ट एज मार्केट। इस मार्केट में आप देखो सबसे रिस्क वाला जो प्रतिभूति, सबसे रिस्क वाली प्रतिभूति कौन सी होती है, जिसको कोई कंपनी इशू करे। हो सकता है वो कंपनी कुछ दिन में आपके पैसे लेके भाग जाए, लेकिन अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की हुई है और हाई क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनीज ने कोई बॉन्ड कोई सिक्योरिटी इशू किया है तो उसको हम कहते हैं इसकी जो सिक्योरिटी है, इसका जो रिस्क है वो थोड़ा कम है। अब किसी प्रोमिसरी नोट को या फिर ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट ने इशू किया है, इसका मतलब है गवर्नमेंट आपके पैसे लेकर के कहीं नहीं जाएगी, तो इसकी जो रिस्क है सबसे कम होती है और एब्सेंस ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं हमारे ट्रेजरी बिल के। थर्ड क्वालिटी है रेडी अवेलेबिलिटी ऑन टैप। ऑन टैप ट्रेजरी बिल मतलब आपको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ऑन टैप मतलब किसी को आप टैप करते हो और आपको वो चीज अवेलेबल होती है। अश्योर्ड यील्ड, इस पर जो यील्ड है मतलब इस पे जो आपको प्राप्ति होने वाली है अश्योर्ड रहती है कि इस ट्रेजरी बिल को अगर आप खरीदते हो, इस पर जो अमाउंट लिखा है वो आपको मिलेगा ही। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन एसएलआर। जो बैंक्स होती हैं उनको दो तरह के अमाउंट रखने होते हैं अपने कुल एनडीटीएल का। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो बैंक की होती है, बैंक का जो कुल जमा होता है जिसको हम एनडीटीएल कहते हैं, उसका कुछ परसेंटेज बैंक सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखता है और एसएलआर के रूप में अपने पास रखती है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है जो बैंक खरीदती है, ठीक है, ये जो ट्रेजरी बिल बैंक खरीदेगी वो उसके एसएलआर का पार्ट बनता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझिए। बैंक का जो एनडीटीएल होता है इसको हम कहते हैं बैंक की कुल पूंजी।
ठीक है। इसका दो पार्ट वो करती है, एक को सीआरआर के रूप में मेंटेन करती है आरबीआई के पास और दूसरे को एसएलआर के रूप में मेंटेन करती है अपने वॉल्ट में। तो ये नियम है कि अपने वॉल्ट में कुछ उसको सिक्योरिटीज भी रखनी है। तो सबसे सेफ सिक्योरिटी कौन सी है? जो ट्रेजरी बिल है, जो गवर्नमेंट इश्यू कर रही है। तो एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन एसएलआर, ये जो ट्रेजरी बिल है वो एसएलआर के रूप में रखे जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का बैंक के पास ही बहुत ही लो रिस्क का या विदाउट रिस्क का एक ट्रेजरी बिल एसएलआर के रूप में बैंक मेंटेन कर सकते हैं। दीज आर दी क्वालिटीज। ट्रेजरी बिल एंड बैंक्स। अब देखो, ट्रेजरी बिल खरीदने से बैंक के क्रेडिट क्रिएशन पर असर पड़ता है। कैसे? मान लो बैंक के पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से कुछ एसएलआर और कुछ सीआरआर हटा करके उसके बाद बैंक क्या करती है? उस पैसे से लोन देती है। तो अगर बैंक ट्रेजरी बिल खरीदती है तो बैंक का जो अमाउंट है वो थोड़ा घटता है और उस अमाउंट के घटने से बैंक के क्रेडिट क्रिएशन पर असर पड़ता है। ठीक है। लेकिन बैंक ट्रेजरी बिल खरीदती है क्योंकि वो एसएलआर का पार्ट बन सकता है। होप दिस इज क्लियर, है ना? आप ये सोचोगे कि जब बैंक का क्रेडिट क्रिएशन घटेगा ट्रेजरी बिल लेने से, तो बैंक ट्रेजरी बिल क्यों लेना चाहती है? क्योंकि ट्रेजरी बिल एसएलआर का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व का। There is a rule that certain liabilities of the government, such as distribution should form a part of the minimum reserve ratio. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एसएलआर का हिस्सा बन सकता है, इसलिए बैंक जो है उसको खरीदती है। टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी और दूसरी होती है एडहॉक ट्रेजरी बिल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडहॉक कहते हैं। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल किसी भी कंपनी को इश्यू किया जा सकता है, किसी भी बैंक को इश्यू किया जा सकता है। ठीक है। और ये मार्केटेबल होता है। मार्केटेबल मतलब विपणन योग्य, इसको आप खरीद बिक्री कर सकते हो। ठीक है। ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड टू द पब्लिक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दीज आर मार्केटेबल। बट सेकेंड टाइप इज एडहॉक ट्रेजरी बिल। एडहॉक ट्रेजरी बिल जो होता है आर इशूड इन फेवर ऑफ द आरबीआई ओनली, इसको केवल आरबीआई को बेचा जा सकता है एंड दीज आर नॉट मार्केटेबल। लेकिन एडहॉक ट्रेजरी बिल का यूज बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने लगा था अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो एडहॉक ट्रेजरी बिल का बहुत ज्यादा मिसयूज आरबीआई रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया? गवर्नमेंट एंड आरबीआई एंटर्ड इनटू अ फॉर्मल एग्रीमेंट, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। ये समझौता हुआ सितंबर 1994 में और इसकी एक लिमिट रख दी गई कि आप एडहॉक ट्रेजरी बिल कितना यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी देखा गया कि इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, तो एडहॉक ट्रेजरी बिल को खत्म करने का डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन लिया गया 26 मार्च 1997 को। और एडहॉक ट्रेजरी बिल की जगह ले ली वेज एंड मींस एडवांस ने, जिसको हम कहते हैं अर्थोपाय अग्रिम। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैंने मॉनेटरी पॉलिसी वाली क्लासेस में भी इसको बताया है। देखो, यील्ड ऑफ अ ट्रेजरी बिल, किस तरीके से ट्रेजरी बिल का यील्ड निकालते हैं? आपने कितने दिन का ट्रेजरी बिल लिया है ये निर्धारित करता है कि उसका यील्ड कितना होगा। अगर आपने 91 डेज का ट्रेजरी बिल लिया है उसका यील्ड अलग निकलेगा। ठीक है। अगर आपने 14 डेज का ट्रेजरी बिल लिया है उसका यील्ड अलग निकलेगा। इस पर बेस्ड मैथ्स भी आते हैं। तो देखो, ट्रेजरी बिल पे यील्ड का फॉर्मूला होता है 100 माइनस परचेज प्राइस बाय परचेज प्राइस इनटू 365 बाय डेज ऑफ ट्रेजरी बिल इनटू 100। यहाँ पर P का मतलब क्या है? परचेज प्राइस, कितने में आपने ट्रेजरी बिल को खरीदा है। और यहाँ पर D का मतलब क्या है? डेज, वो ट्रेजरी बिल कितने दिनों का है। जो ट्रेजरी बिल आपको इश्यू किया गया है उस पर डेज कितने हैं। इस पर एक क्वेश्चन में बना करके मैंने आप लोगों के लिए यहाँ रखा है। मान लो आपने 91 डेज का ट्रेजरी बिल लिया है और उसका इश्यू प्राइस है कितने। इश्यू प्राइस का मतलब होता है स्टूडेंट कितने में जारी किया गया। वो ट्रेजरी बिल आपको जारी किया गया 98.2 रुपीज में। ठीक है। तो अब इसका आप यील्ड कैसे निकालोगे कि इस ट्रेजरी बिल को अगर आप खरीदते हो तो यील्ड रेट क्या होगी। हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? 100 माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस इनटू 365 डिवाइडेड बाय डेज ऑफ ट्रेजरी बिल इनटू 100। इस पर आप बिठा लो 100 माइनस इश्यू प्राइस क्या था, जिसमें अब देखो उनके तरफ से इश्यू प्राइस है
हमारे तरफ से ये परचेज प्राइस है, हमने कितने में खरीदा, तो 100 माइनस 98.2 डिवाइडेड बाय 98.2 इनटू 365, कितने दिन का ट्रेजरी बिल है, 91 डेज, तो डिवाइडेड बाय 91 इंटू 100, तो हमारा यील्ड रेट क्या आएगा, 7.35%। आप लोगों में से 3-4 स्टूडेंट जो हो कॉमर्स के स्टूडेंट ने मुझे ये मैथ भेजा था कि मैम ट्रेजरी बिल पे यील्ड रेट कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द यील्ड रेट। ये बहुत ही इजी है, आपको केवल ये ध्यान देना है कितने में इशू किया गया, तो इशू उनके तरफ से अगर दिया गया है तो उसको इशू प्राइस कहेंगे। परचेज प्राइस मतलब मैंने कितने में परचेज किया है, दीज आर द सेम थिंग, है ना। परचेज प्राइस भी 98.2 और कितने दिनों का है उसको आप डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पर 91 डेज का ट्रेजरी बिल है तो मैंने डिवाइड किया 91 से इंटू 100, तो 7.35। एंड स्टूडेंट, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड ये जो मैथ है खासकर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं, या फिर आप अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो तो उनको पूछे जाते हैं। और आजकल मेरे पास जितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, या तो आप लोग MBA के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के भी सवाल का जवाब दे सकूं। और ट्रेजरी बिल, फाइनेंशियल मार्केट और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स पर मेरे द्वारा और भी क्लासेस ली गई हैं, जिसको आप मनी एंड बैंकिंग के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। एंड स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन भेजा जाता है, मेरे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ करा देती हूँ। जैसे अभी आप लोग MBA के स्टूडेंट हो एंड कॉमर्स के स्टूडेंट हो, जिनका रिक्वेस्ट है कि आप इसको बताइए, तो ये मैंने आपको ट्रेजरी बिल का जो जीस्ट है वो मैंने आपको बताया, और यील्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए मैंने इस पे ध्यान रखा है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।